जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा चार्ज का, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की हम बात करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। बेसिकली माना यह जाता है कि कोई भी मटेरियल, दैट मीन्स कोई भी मैटर होता है तो चार्ज मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हम मैटर की एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में क्लास 11th में या इससे पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द मास। ऐसे ही चार्ज की एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मटेरियल की एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं चार्ज। बेसिकली ये होता क्या है, तो सिंपली एक कॉमन सा क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। जब भी हम बात करते हैं किसी भी मैटर की, तो मैटर का मतलब आपको मालूम है कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट कैन फाउंड फ्रीली इन नेचर, दैट इज कॉल्ड द एटम। अब एटम में जब आप बात करते हो तो एटम में सिंपली दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका कोर यूनिट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस क्या होता है किसी भी एटम में, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस बेसिकली कोर रीजन में होता है, दैट मींस जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, और जब हम इन ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो इन ऑर्बिट्स में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अगर हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस जो आपका एटम होता है, एटम बेसिकली होता कैसा है, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब सिंपली एक कॉमन सी बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब जब आप यहाँ पे एटम में बात कर रहे हो तो एटम बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब सिंपली अगर हम इसी को और सिंपल टर्म्स में समझें तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो आपका होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो बेसिकली हर एटम या हर मटेरियल नॉर्मल स्टेट में होता कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराते हैं या किसी भी मेथड के थ्रू जब कोई प्रोसेस होती है और किसी भी मटेरियल पे या किसी भी एटम पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिस्टर्ब होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स का या तो एक्सेस हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एक 6C12 यानी कि कार्बन का एक एटम ले लिया। तो कार्बन के इस एटम में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के इस एटम में होगा क्या, कार्बन के इस एटम में आप बात करते हो तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस में। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, दैट मींस द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। बट अगर किसी भी मेथड से, जैसे हमारे पास ये था एटम, यहाँ पे हमने बात की, यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में है, सराउंडिंग में ये जो ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बोल दिए इसमें। अभी ये क्या है, अभी ये एटम न्यूट्रल है। लेकिन अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो बेसिकली होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा तो अभी जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ओवरऑल चार्ज जो आ रहा था कितना था, 0 था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन रहा था ऑब्जेक्ट। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कंडीशन में क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन लूजेस, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और 6 प्रोटॉन्स। अब इस कंडीशन में देखो एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, इन दैट सिचुएशन देयर इज 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड 6 प्रोटॉन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब अगर हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नेट चार्ज होगा वो क्या होगा इस कंडीशन में, दैट इज +1।
अगर हम इसी के अपोजिट प्रोसेस ले लें तो देखो अपोजिट प्रोसेस में क्या हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन्स, अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। अब इस कंडीशन में अगर नेट चार्ज की बात करी जाए तो देखो नेट चार्ज फिर से डिस्टर्ब हो गया और नेट चार्ज अब की बार क्या हो गया, -1। तो सिंपली किसी भी एटम पे या किसी भी मटेरियल पे जब इलेक्ट्रॉन्स का उसकी नॉर्मल स्टेट से एक्सेस या डिफिशियंसी होती है देन इट इज कॉल्ड चार्ज। अदरवाइज हमने इसको क्या बोला, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो ये मास से कैसे डिफरेंट है। जैसे मास भी तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, बट मास के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस ग्रेविटेशन फील्ड। यहां पे अब चीजें बदलती हैं। ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, ये क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज ऑल्सो responsible for the experience of them. Simply the property of matter due to which any object or any matter can produce or experience electric or magnetic field, that is called the charge. Simply अगर हम चार्ज को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। सेकेंडली हमने क्या डिफाइन किया, अभी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर से हमने क्या डिफाइन किया उसके बारे में भी बात करते हैं। सिंपली अगर हम बात करते हैं तो एक्सेस और डिफिशियंसी, एक्सेस और डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी एटम is called चार्ज। सिंपली किसी भी एटम पर जब उसकी नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस या डिफिशियंसी हो जाता है देन इट इज कॉल्ड चार्ज। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब डिफिशियंसी होगी तो भी चार्ज डेवलप होगा, एक्सेस होगा तो भी चार्ज डेवलप होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डिफिशियंसी होगी, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन तो कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब एक्सेस हो गया तो कैसा चार्ज डेवलप हुआ, तो वो चार्ज डेवलप होगा निगेटिव। ठीक। अब बात ये आती है कि चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो चार्ज एक टाइप का चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे टाइप का चार्ज निगेटिव है। तो हमने इनको पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों माना, तो इसके पीछे मैथमेटिकल रीजन है। आपको मालूम है कि दोनों चार्जेस के सम, अगर किसी मटेरियल पे दोनों चार्ज टाइप के चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं तो नेट चार्ज ऑफ दैट सिस्टम इज 0। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों चार्ज कैसे हो, अपोजिट नेचर के हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब देखिए चार्जेस की हमने बात करी, तो जब भी हम चार्ज डेवलप करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सिस्टम में, तो चार्ज में एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, चार्ज जो होगा डेवलप्ड इन एनी ऑब्जेक्ट या इन एनी सिस्टम मे बी पॉसिबल इन 2 स्टेट्स। चार्ज मे बी इन रेस्ट, मे बी एट रेस्ट, और चार्ज मे बी इन मोशन। जब आप चार्ज डेवलप करते हो या चार्ज की बात करते हो तो चार्ज किसी भी सिस्टम में 2 स्टेट में पॉसिबल है, या तो चार्ज रेस्ट में होगा या चार्ज कैसा होगा, मोशन में होगा। अब बात जब हम करते हैं रेस्ट चार्ज की, तो रेस्ट चार्ज की जो हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेसिकली जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो जिस यूनिट में है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब सिंपली द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज या स्टैटिक चार्ज। और जब हम मूविंग चार्ज को स्टडी करेंगे देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे और जब हम मूविंग चार्जेस को स्टडी करेंगे देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे या रेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो बेसिकली जो आपका रेस्ट चार्ज है दैट डील्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली जैसे हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करता है। पोटेंशियल के साथ डील करेंगे हम इसमें, इट डील्स विद द पोटेंशियल। क्लियर। हम इसमें बात करेंगे कैपेसिटेंस की। वहीं जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की यानी कि मूविंग चार्ज की,
तो मूविंग चार्ज में बेसिकली हम किसके साथ डील करते हैं, इट डील्स विद द करंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इट डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, and it also deals with electromagnetic waves, electromagnetic waves। तो बेसिकली जब हम चार्ज की बात करेंगे किसी भी सिस्टम में, तो चार्ज दो स्टेट्स में पॉसिबल है, रेस्ट और मोशन। रेस्ट चार्ज में हम जिन जिन टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे, रेस्ट चार्ज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है। ऐसे ही मूविंग चार्जेस से रिलेटेड जो जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। ये सारा कुछ हमको पढ़ना है 12th की फिजिक्स में। और बेसिकली एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है या 12th फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसमें इन सारे चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। बट अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन तो हमने समझ ली, सिंपली द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम इज कॉल्ड एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी एटम इज कॉल्ड चार्ज, या द प्रॉपर्टी that is responsible for the production or experience of electric and magnetic field is called charge। बात अगर हम आगे करते हैं चार्ज की, तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे कि हम डील पहले ही कर चुके थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। और रेस्ट चार्ज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the study of electrostatic potential, it is the study of capacitance। सिंपली ये टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे अगर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हमने स्टार्टिंग में भी बात करी कि जब चार्जिंग होगी, चार्जिंग की प्रोसेस क्या होती है अगर बात करें तो चार्जिंग, चार्जिंग या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चार्ज, डेवलपिंग चार्ज। चार्ज को डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है बेसिकली दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी हमने बात की चार्जिंग की या इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो हमने बहुत सिंपली पढ़ा था कि चार्ज ऑब्जेक्ट पे डेवलप कैसे होते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट पे डेवलप होते हैं तब जब या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो, इलेक्ट्रॉन लॉस हो, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन हो। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ही चार्ज डेवलप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है वहां पे क्या होता है, दैट मींस वहां पे डेवलप होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। बहुत कॉमन सी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी होती है तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ जाता है, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द कंडीशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है तो वहां पे डेवलप होता है आपका निगेटिव चार्ज, देन देयर निगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड। ओके, तो बेसिकली चार्जेस आपके टू टाइप्स के हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज नोन एज विट्रस एंड निगेटिव चार्ज इज नोन एज रेजिनस। पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से द सिस्टम विल लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस द सिस्टम विल गेन और एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स। दूसरे से इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर। आगे अगर बात करते हैं, अब देखिए चार्ज के टाइप्स हो गए, चार्जिंग का मेथड की हमने बात की, अब बात आती है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब बेसिकली जो चार्जिंग की प्रोसेस है या जो इलेक्ट्रिफिकेशन है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट मतलब हर ऑब्जेक्ट पे हमेशा चार्ज होता है,
किसी भी सिस्टम की हम बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इन नॉर्मल स्टेट। इन नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है, एटम कैसा होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड दैट इज ऑलवेज इक्वल, यानी कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसके पास होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। दैट्स व्हाई द नेट चार्ज इज जीरो। दैट्स व्हाई द नेट चार्ज इज जीरो। अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली नेट चार्ज जीरो होता है, तो हम उसको चार्ज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रीफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब देखिए चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में है क्या, बहुत कॉमन सा एग्जांपल समझना। जब भी हमसे चार्ज की बात की जाती है तो आपने बहुत कॉमन एग्जांपल चार्ज का क्या पढ़ा है कि सपोज हमारे पास कोई प्लास्टिक स्केल है, पेन है, हम क्या करते हैं, इसको अपने हेयर से, बालों से रब करते हैं, और रब करने के बाद हम इनको पेपर पार्टिकल्स के पास इसको जब ले जाएंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। पहले तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इसका जो मास है, जो ग्रेविटेशन फोर्स ये अप्लाई कर रहा था उन पेपर पार्टिकल्स पे, वो बहुत वीक था। अब अगर इसको रब करने के बाद हम ले गए तो ग्रेविटेशन फोर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स होता तो वो पहले भी अट्रैक्ट करता। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब हमने इसको रब किया तो रब करने की प्रोसेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ बिटवीन द प्लास्टिक एंड द हेयर। बालों के और पेन के, या बालों के और स्केल के बीच में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है, पेन पे चार्ज डेवलप हो जाता है। एंड वी नो व्हेनेवर देयर इज चार्ज इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही इस पे चार्ज डेवलप होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या करता है, पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम फ्रिक्शन मेथड की बात करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां से हमने चार्ज को शो किया था, सबसे बेसिक एग्जांपल, तो वही मेथड जो है वही फ्रिक्शन मेथड है। क्या है फ्रिक्शन मेथड, उसकी बात करते हैं। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ले लिया आपने, ये एक रॉड है, या एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए है आपका बी। दोनों कैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आप करते क्या हो, आप इन दोनों की रबिंग कराते हो, इन दोनों की आप रबिंग कराओगे। रब करोगे तो रबिंग की प्रोसेस में क्या होगा, जो वर्क डन होगा दैट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं, उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो हीट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब उस हीट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एज एन इफेक्ट ऑफ दैट हीट, या एज ए रिजल्ट, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफर होने लगेंगे। जैसे दो ऑब्जेक्ट आपके पास थे, आपने क्या किया, इन दोनों की रबिंग कराई। हम इन दोनों की रबिंग कराते हैं। अब इस रबिंग की प्रोसेस में क्या होगा, रबिंग की प्रोसेस में हमने क्या जानना कि इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से निकलेगा और दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफर होने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये बॉडी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रही है इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिंपली जब दो ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को हम आपस में रब करते हैं तो रबिंग की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं, और इस प्रोसेस से जब हम चार्ज डेवलप करते हैं देन इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब जब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की बात आती है तो इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमने दो ऑब्जेक्ट रब किए, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो इसको समझने के लिए हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को अरेंज करके एक सीरीज बनाते हैं, जिस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में कॉमन बात क्या है या फंक्शन क्या है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के दो मटेरियल्स को जब हम आपस में रब करते हैं तो जो मटेरियल सीरीज में ऊपर होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, और जो मटेरियल सीरीज में नीचे होगा वो निगेटिव चार्ज गेन करता है। जैसे इसमें हमने बात करी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। इस सीरीज में हमने ग्लास रखा है, फ्लैनेल रखा है, वूल है, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, रेजिन यानी कि प्लास्टिक, और एबोनाइट। इन मटेरियल, इनमें से किन्हीं भी दो मटेरियल्स को लेके जब हम आपस में रब करेंगे
तो रबिंग की प्रोसेस में क्या होगा, रबिंग की प्रोसेस में जो मटेरियल ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा और जो नीचे होगा वो निगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास और सिल्क को रब करते हैं, यानी कि ग्लास की एक रॉड है और हम किससे के साथ रब करते हैं, सिल्क के साथ, तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे निगेटिव। और अगर हम उसी सिल्क के साथ क्या रब करते हैं, प्लास्टिक रब करते हैं, तो सिल्क पे पॉजिटिव आएगा, प्लास्टिक पे निगेटिव। दैट मींस इस सीरीज में जो मटेरियल ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और जो मटेरियल नीचे है वो निगेटिव चार्ज गेन करेगा। ओके, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब अगर हम बात करें कि क्या केवल फ्रिक्शन से ही चार्ज डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। चार्जिंग का एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, देखो नाम से आपको याद आ रहा होगा कि हमने थर्मल कंडक्शन भी पढ़ा है। थर्मल कंडक्शन क्या होता था, एक गर्म ऑब्जेक्ट एक ठंडा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखो तो हीट ट्रांसफर होती थी, कब तक, जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते थे। ठीक है, वो तो एक अलग बात होगी कि टेम्परेचर इक्वल होते हैं या नहीं होते, लेकिन सिंपल सी बात है, एक गर्म ऑब्जेक्ट एक ठंडा ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में रखते थे तो हीट गर्म वाले ऑब्जेक्ट से ठंडे वाले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होने लगती थी। सेम ऐसा ही कुछ मेथड है किसका, चार्जिंग बाई कंडक्शन का। चार्जिंग बाई कंडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इट इज ऑलरेडी चार्ज्ड एंड इट इज बी, ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये कैसा है, चार्ज्ड है और ये है आपका न्यूट्रल, या इसको हम बोल सकते हैं अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड। अब इसमें होगा क्या कि अगर हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखें, ये आपका अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट था, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इसके कांटेक्ट में रख दिया। जब हम इसके कांटेक्ट में इसको रखेंगे तो कांटेक्ट में रखने पे होगा क्या, कांटेक्ट में रखने की प्रोसेस में क्या होगा कि कुछ अमाउंट चार्ज का ए से बी पे ट्रांसफर होने लगेगा, कुछ चार्ज ए से बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पे हमको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट था इसका कुछ चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर, ए का कुछ चार्ज किस पे ट्रांसफर हो गया, बी पे ट्रांसफर हो गया। क्लियर। सिंपली एक चार्ज्ड बॉडी जब दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखी जाएगी तो सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। यानी कि यहां पे अगर आप बात करते हो तो ये बॉडी भी कैसी होगी, चार्ज्ड होगी, और ये बॉडी भी कैसी हो जाएगी, ये भी फाइनली चार्ज हो जाएगी। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कंडक्शन में क्या हुआ, कंडक्शन में जो चार्जिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, यहां पे अगर हम सिंपली बात करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। इट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ चार्ज। यहां पे चार्ज की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग होने का मतलब क्या है कि अगर चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरी जो अनचार्ज्ड बॉडी हमने इसके कांटेक्ट में रखी है वो उस पर भी कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमने निगेटिव बॉडी को कांटेक्ट में रखा है अनचार्ज्ड के तो दूसरी बॉडी पर भी कैसा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चार्ज की शेयरिंग है। दिस मेथड इज कॉल्ड बेसिकली द कंडक्शन मेथड। थर्ड मेथड एक और आता है चार्जिंग का जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। तो देख लीजिए इंडक्शन मेथड जो आपका है बेसिकली वो आपका सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा मेथड है, हम इसको समझ लेते हैं क्या है, कुछ जाता भी नहीं है हमारा। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, अनचार्ज का मतलब क्या है कि जो नेट चार्ज होगा इस मटेरियल में कैसा होगा, जीरो। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बी। एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए, इसके पास पहले से चार्ज है, ये हो गया आपका चार्ज। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में हम चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास रखते हैं, कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। वी विल प्लेस द चार्ज्ड बॉडी नियर टू अनचार्ज्ड बॉडी, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पास रखेंगे। ये आपकी चार्ज्ड बॉडी थी, यानी कि इसके पास पहले से चार्ज है, हमने अनचार्ज्ड बॉडी को इसके पास रखा। अब देखिए नेट चार्ज जीरो है यहाँ पे, तो नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या, बहुत कॉमन समझ लीजिए कि इसके अंदर निगेटिव चार्ज भी है और
पॉजिटिव चार्ज भी है और दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, सेम अमाउंट में है। क्लियर। तो जैसे ही हम इसको पास रखेंगे तो शुरुआत में क्या है कि नेट चार्ज जीरो होने का मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, और कुछ इस टाइप से हम मान सकते हैं कि इस टाइप से फैले हुए होंगे, इंटीग्रेटेड रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आए तो ये वाली बॉडी क्या करेगी, पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगी और निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। रिजल्ट क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव किधर शिफ्ट हो जाएंगे, पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, और सारे के सारे निगेटिव किधर आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। स्टिल अगर हम बात करें तो देखो ये बॉडी तो आपकी चार्ज्ड है, ये बॉडी अभी भी कैसी है, इट इज स्टिल अनचार्ज्ड, बट ये अनचार्ज्ड है, बट यहां पे आपका जो चार्ज है, चार्ज गेट्स पोलराइज्ड। चार्ज कैसा हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब क्या है कि सारे पॉजिटिव एक साथ इकट्ठे हो गए और सारे नेगेटिव एक अलग फेस पे इकट्ठे हो गए। नेट चार्ज तो जीरो रहेगा, बट चार्ज गेट्स पोलराइज्ड, यानी कि प्लस और माइनस आपके अलग अलग हो गए। अब अगर इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट था, इसके पास तो पहले से ही पॉजिटिव था, इसके साथ तो कोई इश्यू है ही नहीं, ये इसके पास रखा है, इसके पास आगे क्या था, निगेटिव, पीछे क्या था, पॉजिटिव था। अगर हम पीछे वाले पार्ट को क्या करते हैं, अर्थ कर दें, ठीक है, अगर हम इसको अर्थिंग प्रोवाइड करा दें तो अर्थिंग प्रोवाइड कराने से क्या होगा, ये वाला जो चार्ज होगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू द ग्राउंड। पीछे वाला जो चार्ज था वो अर्थ में यानी कि ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट बचेगा ना बी, इस पे केवल कौन सा चार्ज बचा रह जाएगा, निगेटिव चार्ज बचा रह जाएगा। यानी कि यहां पे भी चार्जिंग हुई, बट चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई। चार्ज किस प्रोसेस से डेवलप हुआ, बाय द पोलराइजेशन। तो इस टाइप के मेथड को या इस टाइप की चार्जिंग को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन में बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, यहाँ पे चार्ज की शेयरिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड या इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है अर्थ। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऑब्जेक्ट्स के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके साथ होती है, अर्थ के साथ होती है। क्लियर है। तो ये मेथड हो गया आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो हमने तीन मेथड्स की बात की। फ्रिक्शन मेथड यानी कि दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। दूसरा कंडक्शन मेथड, यानी कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखी जाएगी तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, शेयरिंग होगी, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। थर्ड हमने बात की इंडक्शन, यानी कि यहाँ पे पोलराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू चार्ज डेवलप हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब अगर हम बात करते हैं चार्ज के बारे में और, तो देखिए इसके बाद आता है इंपैक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास। बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज, एक कॉमन सी बात समझना, पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, व्हेन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता क्या, इंपैक्ट ऑफ मास हम पढ़ रहे हैं ना, कि चार्जिंग की प्रोसेस में मास में क्या चेंज आएगा, क्या फर्क पड़ेगा मास पे। भाई हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ सकता है, बट पड़ता है बेटा। क्या फर्क पड़ता है इसकी बात करते हैं। यहां पे हमने पढ़ा सीधा कि पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हो रहा है किसी भी बॉडी पे, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है वो बॉडी। अब इलेक्ट्रॉन की जब बात आप करते हो तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। और आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी है तो वो होता है 1.6 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। अब यहां पे चीजें समझना, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला अपने साथ चार्ज ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल हम बोलते हैं, यानी कि मैटर पार्टिकल। तो मैटर जब ट्रांसफर होगा दैट मींस मास का भी ट्रांसफर होगा। कितना मास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ,
9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास भी ट्रांसफर होगा। और बॉडी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दैट मीन्स व्हेन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? मास क्या होगा? मास डिक्रीज होगा। ठीक। दूसरा क्या है प्रोसेस? दूसरा प्रोसेस की बात करते हैं कि अगर बॉडी पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो निगेटिव चार्ज की कंडीशन भी समझ लीजिए, ये कब डेवलप होता है? व्हेन बॉडी गेट्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सेस हो सकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या थी? डेफिशिएंसी थी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब मास भी गेन करेगा। तो इस कंडीशन में बहुत क्लियरली हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो आपका मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, इंपैक्ट क्या है कि अगर किसी भी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं या उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं तो मास डिक्रीज होता है, और अगर हम उसमें निगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं तो मास इंक्रीज होता है। क्लियर है? ये तो रही बात इंपैक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास। इसके आगे अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। बेसिकली चार्ज के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, क्या है चार्ज वो भी पढ़ लिया, कैसे चार्ज डेवलप करते हैं हमने वो भी पढ़ लिया। ठीक है, चार्ज का मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है चार्ज की। चार्ज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी, दैट मींस चार्ज इज इनवेरिएंट। जैसे आपने पढ़ा था मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था मैटर की, बट ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ मास में हमको चेंजेस देखने को मिलते थे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम पे अगर आप चार्ज डेवलप कर दोगे तो रेस्ट में रहेगा तो भी उतना ही अमाउंट रहेगा। चार्ज बॉडी अगर मूव करेगी, किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगी तो भी चार्ज उतना ही रहेगा। दैट मीन्स स्पीड का या मोशन का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कैसा है? इनवेरिएंट है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हमने सुना ही हुआ है कि सेम चार्जेस होंगे, यानी कि दो बॉडीज अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगी इस टाइप से, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन पे क्या होगा? इन पे रिपल्सन वर्क करेगा। ये इसको इधर रिपेल करेगी, ये इसको इधर रिपेल करेगी। या मान लीजिए ये निगेटिव ये भी निगेटिव, तो भी क्या होगा? तो भी रिपल्सन रहेगा इधर। ठीक है, इनके बीच में क्या है? रिपल्सन है। दूसरा अगर हम ये मानते हैं कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये बहुत कॉमन सी बात है और ये हमें लगता है हर बच्चे को मालूम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखो ये बात भी बड़ी कॉमन है। चार्ज मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर की, और मैटर की दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? मास। तो चार्ज तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक मास ना हो या मैटर ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और वैसे भी चार्जिंग है क्या? चार्ज इज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी एटम। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज सम एटॉमिक पार्टिकल जिसके पास खुद का मास है। तो बिना मास के हम चार्जिंग की बात कर ही नहीं सकते। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम हो गई है। ठीक है, ये तो थी बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की। अब हम बात करते हैं चार्ज की कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज की। अब वो एडवांस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो पहली एडवांस प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, या सिंपली हम बोल सकते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब एडिटिव इन नेचर क्या है? तो सपोज आपके पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हम ये मानते हैं कि इस टाइप से मोर देन वन चार्ज प्रेजेंट है। ये मान लीजिए Q1, ये चार्ज है आपका Q2, एक पार्टिकल ये रहा Q3, एक पार्टिकल ये रहा Q4। क्लियर? तो अगर हम इस सिस्टम के नेट चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज का मतलब क्या है? नेट चार्ज सिंपली बहुत कॉमन सी बात है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है।
और स्केलर क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, केवल हम किसकी बात करते हैं, केवल हम बात करते हैं अमाउंट की। और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपली द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज गिवन एज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 up to Qn. Suppose अगर if there are n number of particles, then we can write the net charge is equal to the Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn. This is called the additivity of charge. Simply क्या स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, द नेट चार्ज in any system is equal to the algebraic sum of all the charges present inside that. और लिखा भी हुआ है द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। जितने भी चार्जेस उस बॉडी पे प्रेजेंट होंगे उन सब के सम के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि जो पॉजिटिव होंगे उनको ऐड किया जाएगा और जो नेगेटिव होंगे उनको सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर? अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या चार्ज की है एडवांस में, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मींस चार्ज इज कंजर्व। जैसे हमने मास की बात करी थी कि मास कंजर्व होता है, वैसे ही बेटा चार्ज भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक बहुत कॉमन सा मतलब आप समझ लीजिए, जहां भी कंजर्वेशन वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है नेट अमाउंट इज कांस्टेंट। कंजर्वेशन का बहुत कॉमन सा मतलब है, किसी भी क्वांटिटी के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे बात यही आती है कि नेट अमाउंट इज कांस्टेंट मोस्टली। तो वैसे ही चार्ज के बारे में भी हम बात करते हैं। चार्ज के बारे में हमने क्या बात की, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो बहुत कॉमन सी बात है कि चार्ज क्रिएट भी नहीं होते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। ये चार्ज केवल क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। बट जब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है, द algebraic sum of positive and negative charges in an open system remain constant, that is charge can be created or destroyed in equal and opposite pairs। यानी कि हम बात करें बहुत कॉमन इन सब की जगह लिख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट अमाउंट इज कांस्टेंट। चार्ज का नेट अमाउंट कैसा है, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चार्ज को आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव भी प्रोड्यूस होगा। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन क्या है, पेयर प्रोडक्शन में जब भी कोई गामा फोटोन किसी से टकराता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जब दोनों की हम बात करेंगे तो ओवरऑल चार्ज पहले भी जीरो था और दोनों का सम करेंगे तो भी जीरो ही रहेगा। और इसी की रिवर्स प्रोसेस होती है पेयर एनिहिलेशन। तो कॉमन सी बात यह है कि जब भी कंजर्वेशन की बात करें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम सिंपली लिख सकते हैं द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इन एनी गिवन सिस्टम या इन एनी सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मींस जो नेट अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, दिमाग नहीं लगाना। नेट अमाउंट इज कांस्टेंट, दैट मींस क्यू नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है हमको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मींस वी कैन से चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब देखो चार्जिंग की हमने बात करी तो क्वांटाइज्ड का है क्या, चार्जिंग की जब हमने बात करी तो हमने चार्जिंग में क्या पढ़ा है, चार्जिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसी प्रोसेस को हम चार्जिंग बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको क्या मालूम है, इलेक्ट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड
नहीं कर सकते। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि जब हम चार्जिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से ट्रांसफर नहीं होते। जब भी ट्रांसफर होगा कैसा होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स अगर हम किसी भी सिस्टम पे चार्ज की बात करते हैं तो उस सिस्टम का जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है, दैट कैन बी रिटन एज n into E, that can be written as plus minus n into E। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो n क्या है, n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर। तो बहुत कॉमन सी बात है कि क्वांटाइज्ड नेचर क्या हुआ, तो यहां से चीज समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है चार्जिंग। चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे ऐसा तो नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा ही ट्रांसफर होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर नहीं सकते। तो जब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1000 होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, जितना भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होगा तो हम चार्ज को किस अमाउंट में डिफाइन कर सकते हैं, Q इज इक्वल n इंटू ई। हम बोल सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 10,000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दैट मीन्स हम टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला ये रहेगा। हाँ, थियोरेटिकली हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्या हमने डिफाइन किया है, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल, देखो बात वही आ गई, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, ये लिखा हुआ है, और इसके बारे में एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए चार्जिंग के लिए, एक, यानी कि इससे कम चार्ज हम डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जो वैल्यू है आपकी, इस वैल्यू को हमने क्या माना है, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है। तो ये सब कुछ था चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब देखिए, जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारा चार्ज होगा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग होंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और आई थिंक हम सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ फैक्ट और बचे हुए हैं उनकी भी बात करते हैं। जैसे कभी कभी मन में ख्याल आता है कि एटम में जब पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट डिस्टर्ब होता है तभी चार्जिंग होती है, तो हर बार कुर्बानी इलेक्ट्रॉन की ही क्यों होती है, प्रोटॉन की कुर्बानी क्यों नहीं होती। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 प्रोटॉन्स थे, ठीक, हर बार इलेक्ट्रॉन ही कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को निकाल देते हैं बाहर, पॉजिटिव को कम कर दें तो भी तो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, या पॉजिटिव को बढ़ा दें तो भी तो पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे क्या लॉजिक हमने यूज किया है, क्या लॉजिक होता है, हमने यूज नहीं किया, होता है। क्या लॉजिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहें तो उसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है गेटिंग प्रोटॉन्स। बट प्रोटॉन को ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी प्रोसेस में यूज होने वाली एनर्जी की हम बात करते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल होता है mc²। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और प्रोटॉन के ट्रांसफर की एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द प्रोटॉन अपॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे भी आपने पढ़ा कि प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो कितना भारी होता है, कितना रेशियो आएगा, 1837 टाइम्स टू 1।
यानी कि एक प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का 1837 टाइम्स होगा, और इतने लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराना मुश्किल होता है, इसलिए चार्जिंग की प्रोसेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, बलिदान हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही देना पड़ता है, जो हल्का होता है बलिदान उसी का होता है। ठीक, तो चार्जिंग की प्रोसेस में हमेशा क्या यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने चार्ज की बात करी, तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे कौन कौन से फिनोमिनाज हैं जो चार्ज पर बेस्ड हैं, कहाँ कहाँ हम चार्ज के बारे में पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ चार्ज होता है हमको मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं फिनोमिनाज बेस्ड ऑन चार्ज। सबसे कॉमन फिनोमिना आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्या बताया था हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस टाइप से रब करिए, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को आप अपने बालों से रब करो या कॉटन से रब करो, पेपर पार्टिकल्स के पास ले जाओ, डस्ट पार्टिकल्स के पास ले जाओ, तो ये क्या करता है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। पीछे हमने ये भी पढ़ा कि अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए दोनों पे चार्ज होना चाहिए, बट पेपर पे चार्ज नहीं होता, वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है इंडक्शन की वहां पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस और द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लाइटर पार्टिकल्स बाय ए चाइल्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। यानी कि जब भी कोई चाइल्ड बॉडी किसी भी लाइटर पार्टिकल को, किसी भी हल्की बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। दैट मीन्स अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन लाइटर पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक क्लिंग। इट इज वेरी कॉमन फोर्स इन नेचर। ये जो क्लिंग फोर्स है ये बहुत कॉमन है। सेकंड, डेली लाइफ में हम कहाँ पे चार्ज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स में। अच्छा, लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स है क्या? देखिए, क्लाउड्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमने पढ़ा है क्लाउड्स किससे बनते होते हैं। क्लाउड्स में वाटर वेपर होता है, डस्ट होती है, स्मोक होता है। तो जब क्लाउड्स का मूवमेंट होता है स्काई में, तो क्लाउड्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं, और उस रबिंग की प्रोसेस में जो पार्टिकल्स हैं, जब उन पार्टिकल्स के बीच में रबिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। क्लाउड्स जब रब करते हैं तो क्लाउड्स के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि कुछ क्लाउड्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ क्लाउड्स निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो वही दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक स्पार्क इन क्लाउड इज ए फिनोमिना ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड। किसका फिनोमिना है? फिनोमिना ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड। अब ये डिस्चार्जिंग क्या है? तो बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, चार्ज को डेवलप करने की प्रोसेस होती है चार्जिंग, चार्ज को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस होती है डिस्चार्जिंग। दैट मीन्स जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। सेम वैल्यू का पॉजिटिव, सेम वैल्यू का नेगेटिव एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्चार्जिंग। क्लियर? तो वही आगे दिया, डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड। व्हेन क्लाउड्स रब्ड ईच अदर, चार्ज इज डेवलप्ड ऑन देम। व्हेन चार्जेस ऑफ क्लाउड मूव्स रैपिडली टू डिस्चार्ज, दे स्ट्राइक टू द एयर पार्टिकल एंड हेल्प अप them due to heated up them due to which they shines and spark is produced। यानी कि जब डिस्चार्जिंग होती है, दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड एक दूसरे के पास आते हैं, तो डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में चार्ज एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से मूव करते हैं, जिसमें एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से हीट करते हैं और एक शाइन प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड द लाइटनिंग। क्लियर? बहुत कॉमन फिनोमिना है। ऐसा कुछ नहीं होता जो लोग बोलते हैं, ओल्ड एज लोग बोलते हैं कि बेटा बरसात हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, बाहर निकलोगे तो राशि का चक्कर है, राशि राशि का कोई चक्कर नहीं होता। सिंपली ये एक फिनोमिना है जो चार्ज पर बेस्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जैसे हमने पहले भी बोला। तो देखिए, बेसिक क्वेश्चंस में हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड किस किस टाइप की क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर एनोदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिंड्रिकल कंडक्टर। यानी कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसको हमने कहां पे रखा है, एक दूसरा कंडक्टर है, पहले से ये कंडक्टर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, हमने इसके पास रख दिया। अब जब हम सिलेंडर को इसके पास रखेंगे तो नेट चार्ज ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? देखो, कांटेक्ट तो हुआ नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ मतलब कंडक्शन हो नहीं सकता, रबिंग हुई नहीं, फ्रिक्शन हो नहीं सकता, पास रखने से क्या होगा, इंडक्शन। अब देखो, इंडक्शन की प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही हम पास रखेंगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन की प्रोसेस होगी, सारे के सारे निगेटिव क्या होंगे, आगे आ जाएंगे और सारे के सारे पॉजिटिव पीछे चले जाएंगे। लेकिन एक बात बेटा याद रखो, कहीं भी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि हमने सिलेंडर को अर्थ किया हुआ है।
दैट मीन्स हमने पास जरूर रख दिया है, चार्ज पोलराइज हो गए हैं, बट नेट चार्ज इज स्टिल जीरो, यानी कि चार्ज पोलराइज्ड हैं, ठीक है, बट नेट चार्ज अभी भी कितना है, जीरो रहेगा। कभी कभी जल्दबाजी में हम बात करते हैं कि ये इंडक्शन की प्रोसेस हुई, और इंडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, इंडक्शन की प्रोसेस में चार्ज डेवलप हो जाता है, मन में आता है चार्जिंग हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, बट नेट चार्ज कितना रहेगा, जीरो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जीरो। चार्ज पोलराइज हो गया, बट है कहाँ, अभी भी ऑब्जेक्ट के ही अंदर है, ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं आया है, दैट मीन्स द नेट चार्ज इज स्टिल जीरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देख लीजिए। इफ ए चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, चार्ज दिया है 1 नैनो कूलम। तो बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, ये किसका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल एन इंटू ई, दैट मीन्स एन इज इक्वल क्या होगा, Q अपॉन ई। एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 नैनो कूलम, यानी कि 1 इंटू 10 टू दी पावर -9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। 1 में 1/6 का हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.625। इसको हम अपर साइड ले जाएंगे तो कितना होगा, 10 टू दी पावर 10 प्लस का। देख लीजिए कौन से नंबर से ये मैच कर रहा है। हाँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 9। दैट मीन्स इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। तो देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है, पिछला वाला पोलराइजेशन ऑफ चार्ज से था, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो एमसीक्यू नहीं है बट थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। विच इज बिगर, ए कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉलेस्ट है, दैट मीन्स वी कैन राइट द 1 कूलम इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम बड़ा है। अब दूसरी बात कि 1 कूलम तो ज्यादा है, दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म 1 कूलम, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर से वही बात हम बात करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, N इज इक्वल Q बाई E। Q कितना है 1 कूलम और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करेंगे तो 0.625 1 बाई 1.6 कितना होगा, 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। क्लियर, 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, क्या हमने पढ़ा है, एडिटिविटी पढ़ी है, क्वांटाइजेशन पढ़ा है, कंजर्वेशन पढ़ा है, या मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े। तो इनमें कोई भी ऐसे न्यूमेरिकल नहीं बनते जो हमको डिस्टर्ब करें या जो हम बहुत टफ हो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे बहुत आसानी से क्लियर होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, देख लीजिए। गिवन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 such that Q1 into Q2 is less than 0. What is the nature of force between them? Okay, what is the nature of force between them? तो पहले दो हमको दिए हैं, क्या दिया है, Q1 into Q2 is less than 0। इसका सीधा सा मतलब क्या है, इट इज अ निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर या हम क्या बोल सकते हैं, निगेटिव वैल्यू। अच्छा, दो नंबर्स हैं Q1 इंटू Q2, इनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इनकी प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव वैल्यू आ रही है। और दो नंबर्स का प्रोडक्ट निगेटिव कब हो सकता है, हैपेंस ओनली व्हेन बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कैसे हों, अपोजिट नेचर के हों। और अपोजिट नेचर का मतलब क्या है कि फोर्स क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। सिंपल सी बात समझ लो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, निगेटिव वैल्यू, लेस देन जीरो का मतलब है निगेटिव वैल्यू आ रही है। निगेटिव वैल्यू का मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही दूसरे के लिए बात कर लेते हैं, Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव हों या फिर दोनों कैसे हों, निगेटिव। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव लेना है तो या तो दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा या दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और अगर दोनों सेम नेचर के हो जाते हैं तो फोर्स क्या होगा, देन फोर्स इज रिपल्शन। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज का ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक यूज हुआ है प्रॉपर्टीज में, कुछ अलग से नहीं करना था। क्लियर है? तो इस टाइप से भी न्यूमेरिकल्स, मतलब क्वेश्चंस इस टाइप से भी बेसिक है। ये क्वेश्चंस हम एग्जाम के लेवल से नहीं बात कर रहे हैं, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो आगे दिया है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल जीरो सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल जीरो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा, दो नंबर्स का सम जीरो है, दैट मीन्स दोनों नंबर्स कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, इक्वल अमाउंट के साथ। दैट मीन्स सिंपली अगर हम यहीं से बात करें तो क्या हमको मिलता है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल दे रखा है जीरो, या हम बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल माइनस Q2। Q1 इज इक्वल माइनस Q2, क्या सिग्निफिकेंस है, बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट नेचर, यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ये हम जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों लेते हैं, तब भी हमने ये बात करी थी, क्योंकि दो का सम तभी जीरो हो सकता है जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट बहुत कॉमन सा समझ लीजिए, एक क्वेश्चन ये है 2011 का, 2011 बोर्ड एग्जाम का है। क्या क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A and B having charges plus Q and minus plus 4Q and minus 10Q are kept a certain distance apart. A third identical unchanged sphere C is just, देखो वर्ड यूज किया है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, सेम मटेरियल के, सेम शेप और साइज के। अब इस कंडीशन में एक चीज समझ लीजिए, आइडेंटिकल में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हो तो जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल शेयरिंग होती है, 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये याद रखना आइडेंटिकल के केस में। तो अब यहाँ पे आइडेंटिकल यूज किया है, तो जैसा दिया है वैसे ही हम बात करते हैं। एक स्फीयर है आपके पास A, कितना है, इसके पास है 4Q, और एक है B, इसके पास है माइनस 10Q, और एक है C, इसके पास कुछ नहीं है। प्रोसेस क्या दिया है, C इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद स्फीयर A। तो पहली प्रोसेस क्या है, पहली प्रोसेस ये रही, C को, यानी कि हमने A और C को कांटेक्ट में रखा है। अब देखो जब A और C को आप कांटेक्ट में रखोगे तो इसके बाद जब इनका आप कांटेक्ट ब्रेक कराओगे तो A और C को कांटेक्ट ब्रेक कराने पे आपके पास क्या बचेगा, A और C। A के पास कितना था, 4Q था, C के पास 0 था। टोटल चार्ज कितना हो गया, 4Q प्लस 0, 4Q। आइडेंटिकल है तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि A के पास 2Q हो गया और C के पास भी कितना हो गया, 2Q। पहली प्रोसेस क्लियर। फिर बात करते हैं आगे, आगे क्या दिया है, एंड देन विद स्फीयर B। अब यही C किसके कांटेक्ट में जाएगा, B के। पहले A को कांटेक्ट कर गया, टच कर गया, चार्ज ले लिया, शेयर कर लिया, अब जाएगा B के कांटेक्ट में। तो दूसरी प्रोसेस में क्या आया कि यही जो आपका C है ये किसके कांटेक्ट में जाएगा, B के कांटेक्ट में। तो अब C के पास कितना चार्ज है, 2Q, B के पास कितना है, माइनस 10Q।
ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 2 और -10 माइनस का 8। जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो अब की बार सेपरेशन जब होगा तो सी के और बी के पास क्या क्या बचेगा 2 एंड -10 मतलब -8 हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो -4q इसका और -4q इसका। ठीक, अब इसके आगे भी प्रोसेस बची हुई है। क्या प्रोसेस बची हुई है देन स्फीयर ए एंड बी आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। अब ए और बी को भी कॉन्टेक्ट में ले आओ। थर्ड बार में हमने क्या किया है ए को और बी को कॉन्टेक्ट में लिया। अब ए और बी के पास कितने कितने चार्ज हैं ए के पास बचा 2q बी के पास बचा -4q तो 2q और -4q टोटल कितना हो गया 2 एंड -4 कुल मिला के -2। जब आप इनको सेपरेट करोगे तो ये ए इसके पास और बी कितना कितना बचेगा 2 एंड -4 हो गया -2 हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि इसके पास भी -q और इसके पास भी -q। फाइनली हमको फाइंड क्या करना था फाइंड द चार्जेस ऑन स्फीयर ए एंड बी एंड सी। ठीक, तो अब यहां पे अगर हम बात करते हैं फाइनल चार्जेस कितने कितने फाइनल बच रहे हैं चार्जेस तो वो भी देख लीजिए। ए पे कितना आया है ए पे फाइनली कितना बचा -q बी पे कितना बचा -q और सी पे फाइनली सी की प्रोसेस कहां खत्म हो गई थी यहां सी पे कितना हो गया फाइनली -4q। तो यहां पे देखो यहां पे कंडक्शन प्रोसेस अडॉप्ट की है हमने। कौन सी प्रोसेस यूज करी है कंडक्शन प्रोसेस यूज करी है। लेकिन यहाँ पे हमको ख्याल ये भी रखना है कि कंडक्शन में शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपके कैसे हैं आइडेंटिकल हैं तो आइडेंटिकल के केस में ये बहुत जरूरी होता है कि चार्ज जो शेयर होगा वो इक्वली शेयर होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आगे आगे क्या बात करेंगे तो बेसिकली आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा या नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ की। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं बट अट्रैक्शन या रिपल्सन कितने अमाउंट में होगा इसको फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा एक फॉर्मूला डिस्क्राइब करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसी की। बाकी अगर बात की जाए तो जो ये क्लासेस हम ले रहे हैं या जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इनमें जो भी हम पढ़ेंगे इनके जो नोट्स होंगे क्लास नोट्स होंगे और इनकी जो पीडीएफ होगी वो आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। क्लियर है। तो अगर आप भी कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे रुद्रा क्लासेस से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।